नमस्कार। हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह एक एकांकी है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। और इस पाठ के जो एकांकीकार हैं यानी कि जो लेखक हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। एकांकी में केवल एक ही अंक होता है, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। एकांकी में केवल एक मुख्य कथा होती है, यानी कि एकांकी में केवल एक ही घटना का विशेष रूप से चित्रण किया जाता है, जबकि नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ कहानी के प्रसंग से जुड़ी अन्य कथाएं, सहायक कथाएं या यूं कह सकते हैं गौण कथाएं भी शामिल होती हैं। एकांकी में जो पात्र होते हैं उनके क्रियाकलापों और चरित्र को इस तरीके से पेश किया जाता है कि उनका पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। नाटक में चरित्र का विकास धीरे धीरे और कथा के अनुसार होता है। कुछ एकांकियां हैं जैसे कि मोहन राकेश जी द्वारा रचित अंडे के छिलके और जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी। इसी तरीके से कुछ नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो हिंदी साहित्य में अनेक एकांकी और नाटक लिखे गए हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि यह दृश्य काव्य का एक लघु रूप है और नाटक जो है वो एक दीर्घ रूप है, यानी कि जो एकांकी है वह फूलों का एक गुलदस्ता है, जबकि नाटक फूलों से भरी एक पूरी क्यारी, एक पूरा बगीचा है। तो यह है नाटक और एकांकी में अंतर। आइए अब हम मिलते हैं अपने एकांकीकार से यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी से। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1917 को और जो उनकी मृत्यु हुई वह हुई थी 14 मई 1978 को। उनका जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका बचपन एक छोटे से कस्बे में बीता। उन्होंने ग्रामीण समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा। इसी तरह उन्होंने जो गांव की प्रकृति का असीम सौंदर्य भी बहुत उसका आनंद लिया और जो गांव के लोगों की सादगी भरा जीवन है, इन सब ने जगदीश चंद्र माथुर जी के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत योगदान दिया है। शिक्षा 1936 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की। 1941 में आईसीएस परीक्षा में उनका चयन हुआ। आईसीएस परीक्षा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे अब आईएएस परीक्षा कहा जाता है। तो चयन के बाद उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में बिहार को कर्म भूमि बनाया और बिहार में ही अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया। 1955 से 1962 तक नई दिल्ली में आकाशवाणी के महानिदेशक पद पर वह कार्यरत रहे। रुचि और सृजन, आखिर जगदीश चंद्र माथुर जी लेखन क्षेत्र में कैसे आए? बचपन से ही उनकी नाटकों में रुचि थी। स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और लेखन कार्य वह करते रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जो एक जीवन काल है वह उस समय का है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और दमन को बहुत अपने सामने देखा, अपने जीवन काल में देखा। तो उनका जो दर्द था वो उनकी कृतियों के माध्यम से भी प्रस्तुत होता है। तो उस दर्द को, उस दुख को महसूस किया तो अपनी रचना के द्वारा ही उन्होंने जनता को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा दी, उस संघर्ष के लिए तैयार किया। उनके कुछ नाटक हैं जैसे कि विजय बेला, भोर का तारा, कलिंग विजय। ये नाटक इसी प्रकार के कृतियों से हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि वह जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाए। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है, यानी कि उनके नाटक अनेक प्रकार के हैं। ऐतिहासिक नाटक हैं, सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए नाटक और एकांकी हैं और वहीं कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी भी हैं। ऐतिहासिक नाटक जैसे कि शारदिया और कोणार्क, ऐसे ही उन्होंने कुछ पौराणिक नाटक भी लिखे हैं जैसे कि दशरथ नंदन और रघुकुल रीति।
इसी तरीके से सामाजिक समस्याओं से जुड़े जो उनके नाटक हैं वो है ओ मेरे सपने, खंडर, और व्यंग्य प्रधान एकांकी जैसे कि कबूतर खाना, जिसमें दफ्तर व्यवस्था पर जो है वो व्यंग्य किया गया है, और भाषण में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही पर व्यंग्य किया है। प्रमुख कृतियां कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने उनके एकांकी संग्रह हैं। भोर का तारा एकांकी संग्रह में उनकी 5 एकांकियां हैं। जो पहली एकांकी है वह है भोर का तारा, दूसरी रीढ़ की हड्डी, तीसरा है कलिंग विजय, चौथा मकड़ी का जाला और पांचवा है खंडर। तो ये 5 एकांकियां उनकी भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह में हैं, और इन सभी 5 एकांकियों का जो रचना काल है वो 1934 से 1943 के बीच का है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व होता है। अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या होगा। हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है वो हमें सुडौल बनाती है, सुंदर बनाती है, हमें एक संतुलन भी प्रदान करती है। और अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम सीधे भी खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर इस हड्डी में कोई चोट आ जाए तो मनुष्य विकलांग भी हो सकता है। तो रीढ़ की हड्डी के बिना जीव के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी आधार है। तो क्या समाज के भी कुछ मजबूत आधार होते हैं? क्या समाज की भी कोई बैकबोन या रीढ़ की हड्डी होती है? बिल्कुल होती है। तो हमारे समाज के भी कुछ जरूरी आधार होते हैं। लैंगिक समानता, रूढ़िवादी सोच से मुक्त समाज। रूढ़िवादी सोच क्या होती है? रूढ़िवादी सोच जो पुरानी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और आज भी समाज में प्रचलित हैं, जिन्हें लोग बिना सोच विचार किए ज्यों का त्यों अपना लेते हैं, उन्हें हम रूढ़िवादी सोच कहते हैं। स्त्री शिक्षा, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, नशा मुक्त समाज, सभी का सम्मान और आदर, ये सब जो हैं ये हमारे समाज के जरूरी आधार हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे जरूरी आधार होते हैं। अगर ये आधार नहीं होंगे तो हमारा समाज एक व्यवस्थित समाज नहीं बन सकता है। तो जो समाज मूल्य विहीन है या जो समाज असंतुलित है वो समाज कैसा कहलाएगा? वो समाज होगा सोसाइटी विदाउट बैकबोन। तो आइए हम जानते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सामाजिक विषय पर एकांकी है। आखिर कैसे? इसमें वर वधू की परीक्षा लेने के लिए आता है और वर द्वारा वधू की परीक्षा लेने सरीखी हरकतों पर व्यंग्य किया गया है। देखिए, जो शादी है वो हमारे समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है, और जब एक लड़का लड़की को देखने के लिए आता है, उसकी कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है, यह सारी बातें इस एकांकी के अंदर हैं। वह उसकी परीक्षा तो लेता है लेकिन अपनी सभी बुरी आदतों को छिपाता है। इस विषय को एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त यानी कि समाज में फैली हुई स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है और स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया है। इस एकांकी में जो लेखक हैं वो स्त्री मानवाधिकारों की वकालत भी करते हैं और बताते हैं कि स्त्री के लिए पढ़ाई लिखाई और शिक्षा कितनी जरूरी है, क्योंकि पढ़ी लिखी नारी उचित सम्मान के लिए दृढ़ता पूर्वक संघर्ष कर सकती है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता। इस पाठ में रीढ़ की हड्डी का लेखक ने प्रतीकात्मक प्रयोग किया है और नैतिक मूल्यों की प्रतीक है रीढ़ की हड्डी। सचित्र, समानता, आत्मसम्मान, लोभ विहीनता या संतोष जैसे मूल्यों के झुकने पर या खत्म होने पर समाज डगमगा जाता है। अगर ये मूल्य नहीं होंगे तो समाज जो है वो डगमगा जाएगा। इसलिए इस पाठ में रीढ़ की हड्डी कोई शरीर का अंग नहीं बल्कि एक मुहावरे की तरह प्रयुक्त हुआ है। रीढ़ की हड्डी ना होना अर्थात आत्मनिर्भर ना होना, आत्मसम्मान ना होना, किसी बात पर खुद के फैसले ना ले पाना, इसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी ना होना। आखिर किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है?
इस एकांकी में मूल्यों रूपी रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी तरह से झुकी हुई है। कैसे? जो लड़का है, जो लड़की को देखने के लिए आया है, वो पूरी तरह से चरित्रहीन है और जो लड़के का पिता है वह बहुत लालची है और लड़की का पिता वो डरपोक है, वो रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित है और इसी कारण वह अपने और बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अब जरा आप विचार कीजिए, क्या ऐसी विकृत मानसिकता वाले यानी कि बेकार मानसिकता वाले लोग समाज की बैकबोन को सीधा रख सकते हैं? क्या यदि सारे इसी तरीके की मानसिकता के लोग इकट्ठे हो जाए एक समाज में, तो क्या समाज, सोसाइटी विदाउट बैकबोन नहीं बन जाएगा? आप इस पर विचार कीजिए। इसी के साथ इन प्रश्नों पर अभ्यास कार्य कीजिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद।